हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, मैंने आपके लिए केमिस्ट्री के नोट्स तैयार किए हैं क्लास 10th के, जिसमें हमारे सभी चैप्टरों के नोट्स लगभग तैयारी है। आज मैं पहले चैप्टर के नोट्स आपको बताऊंगा। नोट्स पूरे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों विद्यार्थी इसमें अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास 4 चैप्टर हैं, जिसको ये है। तो दोस्तों, चैप्टर आपके पास केमिस्ट्री में मात्र 4 चैप्टर है अभी इस कट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहले चैप्टर तो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। दूसरा आपके पास चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण है। तीसरा आपके पास चैप्टर धातु एवं अधातु, और चौथा आपके पास है कार्बन एवं उसके यौगिक है। दोस्तों, या दो पदार्थों अगर हम आपस में कोई रिएक्शन कराते हैं, अगर हमें कोई नया प्रॉपर्टी के साथ कोई पदार्थ मिलता है, नए गुणों के साथ कोई पदार्थ मिलता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed from one or more substance in called chemical reaction। दोस्तों, हम इसे हिंदी में समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों से नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों देखो, पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम बात करें दूध से दही कैसे, दूध से दही बनना। दोस्तों, ये भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भी नया पदार्थ बनता है दोस्तों। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमारे पास CO2 मिलेगा। ये भी एक नया पदार्थ के रूप में है। जैसे हमारे पास आपकी किताब में एग्जाम्पल में भी है मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं या दहन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है दोस्तों। ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें आप गौर करो दोस्तों कि इसमें रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट जो न्यू प्रॉपर्टी के साथ, देखो दोस्तों, जो कार्बन के प्रॉपर्टीज होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होगी, इन दोनों से अलग इसकी प्रॉपर्टीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की जो गुण होंगे दोस्तों, इन दोनों से ही अलग होंगे दोस्तों। अगर इसको हिंदी में समझे, दूध से दही बनना। दोस्तों, हिंदी वालों के लिए मैंने नोट्स यहाँ पे देखे हैं, आप देख सकते हैं। इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं। तो जैसे दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में भी रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। जैसे हम बात करें डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना होता है, रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, या मैग्नीशियम आपने देखा होगा आपकी बुक्स में भी रिबन का जलना है, जो कि हमने ऊपर वाले रिएक्शन में बता रखा है दोस्तों। ये वाली रिएक्शन हमारी रिबन का जलना ही है। तो इसमें इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जिस भी अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है, और नए प्रॉपर्टी और नए गुणों के साथ अगर वो बनता है, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया ही कहते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन जो रिएक्शन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, और जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं। रसायन भाषा में क्या कहते हैं, जो हमारा केमिकल भाषा होती है उसको हम उसमें क्या कहते हैं, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? अब देखो दोस्तों, हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं दोस्तों, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं दोस्तों, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं या हम अभिकारक कह सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे देखेंगे, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब जो क्या करते हैं दोस्तों, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं दोस्तों। यहाँ हिंदी में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट है। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे हमारा जिंक और यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम इसको अगर जिंक को रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास देखो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? ये जिंक है, ZnH2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? हमारा रिएक्टेंट्स है, ये कि हमारे अभिकारक है, एक हमारे दोस्त अभिकारक है। जो भी रिएक्शन में भाग लेते हैं दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं? हम अभिकारक बोलते हैं दोस्तों, अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो भी हमें अभिकारक के बाद मिलता है, यानी कि जो भी रिएक्टेंट के रिएक्शन से मिलता है हमें, या रिएक्शन के बाद मिलता है, जो भी हमारे पास प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों। या हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो हमारे दोस्तों, हम देखते हैं प्रोडक्ट की हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। द सब्सटेंस विच आर फॉर्मेड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो हम उत्पाद को बोल सकते हैं दोस्तों, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, उत्पाद
कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्ट कराएं या रिएक्शन कराएं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये क्या हम दोस्तों हमारा उत्पाद बन गया। क्या दोस्तों, अभिकारकों ने क्या किया, आपस में सहयोग किया और हमें क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद प्राप्त हुआ। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद प्राप्त होता है। अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम कैसे बोलेंगे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए हम इसमें देखेंगे दोस्तों। कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शंस, तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो चेंज इन स्टेट में चेंज होनी चाहिए, इसकी अवस्था में चेंज होनी चाहिए, चेंज इन कलर में होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस का वाष्पोत्सर्जन होना चाहिए, या गैस का इवोल्यूशन होना चाहिए। देखो दोस्तों, आप सेम हिंदी में देख सकते हैं। रासायनिक क्रियाओं के लिए जो शर्तें होती है क्या क्या होनी, स्थिति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैसों का विकास यानी कि समय के साथ बदलाव यानी कि तापमान में परिवर्तन, ये सब क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, जो हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। इनको हम देख के हम बोल सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, एक केमिकल अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, उसके रंग में परिवर्तन आता है, तापमान में परिवर्तन आता है, गैसों में विकास या बदलाव आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो हम देखो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों जिस भी अभिक्रिया को हम संपन्न करते हैं, जिस भी रिएक्शन को हम करते हैं, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंटिंग करते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखो हम दोस्तों रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना कैसे कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे देखो हम केमिकल रिएक्शन को दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक शब्द समीकरण में करते हैं दोस्तों, एक हम करते हैं सांकेतिक समीकरण यानी कि जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसको देखो दोस्तों, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। उसके एग्जाम्पल देखो दोस्तों, जैसे हम शब्दों वाली बात करें तो इसमें हम किसी संकेत का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें हम सीधे उसके नाम को प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं शब्दों में लिखते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम रिएक्शन कराते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ही, ठीक है, ऑक्सीजन पढ़ेंगे दोस्तों। ऑक्सीजन क्या बनाते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, तुम्हारे आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही से हम इसे हम शब्द समीकरण बोलते हैं दोस्तों। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसे हम अगर हम समीकरण को रूप में लिखना चाहेंगे तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि बहुत थोड़ा सा बड़ी भी है और असुविधापूर्वक भी है। इसलिए हम दोस्तों सांकेतिक समीकरण यानी कि सिंबॉलिक इक्वेशन की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यही समीकरण को हमने आगे बताया। देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है दोस्तों। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण और लिख सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम अभिक्रिया करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो समीकरण में देखो दोस्तों, हमें स्पेस का कम हो रहा है दोस्तों, स्पेस कम हो रहा है दोस्तों इसमें। और इसमें दूसरी बात है कि इसमें अधिक सरल पूर्वक से हम लिख सकते हैं, किसी भी समीकरण को हम अधिक सुविधा और सरल पूर्वक से लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमें आप समझ गए दोस्तों कैसे क्यों हम शब्द समीकरण का ना लिखकर हम सांकेतिक समीकरण को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ऐसे हम दोनों समीकरणों में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं फिर इसका। तो दोस्तों आप इन सब बातों को समझ गए। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन को समझते हैं दोस्तों। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ symbolic symbols and formula with mention of physical state। इसको देखो तो दोस्तों हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को या केमिकल समीकरण को कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। देखो वह समीकरण जिसमें वह समीकरण होती है, कौन सी दोस्तों, रासायनिक समीकरण। वह समीकरण होती है जिसमें अभिक्रिया को सांकेतिक, ठीक है, सिंबॉलिक में इसमें डिपेंड करते हैं। देखो सिंबल में लिखते हैं तब उनकी भौतिक अवस्थाओं में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हम आयरन को आयरन और
अगर हम वाष्प की अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि H2O को गैस के रूप में करवाते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आता है, Fe, यानी कि आयरन सॉलिड रूप में है हमारे पास, और वाष्प जो जल हमारे पास किसके रूप में दोस्तों, वाष्प के रूप में है, क्योंकि दोस्तों वाष्प के रूप में ही जल आयरन से रिएक्शन करता है और जंग बनाता है। देखो दोस्तों Fe3O4, ये क्या दोस्तों हमारे पास जंग बन गया, तो जंग लगता है दोस्तों, जंग बन गया है, सॉलिड रूप में होता है दोस्तों। आपने देखा लोहे पे भूरा भूरा रंग का जो बाहर की परत लग जाती है उसको जंग वो हमारा जंग होता है दोस्तों, और हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से हम समीकरण को दर्शाते, देखो दोस्तों इसमें आयरन है, इसमें हमने समीकरण को संतुलित भी कर रखा है और हमने इसको सांकेतिक रूप में भी दर्शाया है। इससे हमें समीकरण का साफ साफ पता चलता है कि कौन पदार्थ किस रूप में है। यहाँ पे देखो दोस्तों आयरन का हमें साफ पता चल रहा है सॉलिड रूप में है, गैस रूप में है, H2O हमारे पास गैस रूप में है, ना कि लिक्विड रूप में है। यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है दोस्तों, इसलिए हम सांकेतिक रूप में इनको दर्शाते हैं। अब हम बात करें दोस्तों कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितनी कैटेगरी के होती है। देखो अब हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कैटेगरी की, तो हमारे पास दो प्रकार की कैटेगरी होती है मुख्यतः। पहला होता है दोस्तों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि दोस्तों एक होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरी होती है दोस्तों असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोस्तों हम पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस approach when the number of the atom evaluate in the reactants side in equal to the number of atom in the product side। दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों कि जितने परमाणु एटम या एटम इन्वोलेट होते हैं इस साइड होंगे इन्वोलेट, उतने ही उस साइड भी होंगे, यानी कि रिएक्टेंट में जितने एटम के अणु होंगे उतने ही एटम के अणु हमारे प्रोडक्ट में भी होंगे, यानी कि एटम का द्रव्यमान जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट में भी होगा दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। देखो दोस्तों जितने एटॉमिक नंबर इतना है, इनकी एटॉमिक मास है उतना ही प्रोडक्ट में भी है। यहाँ पे आप गिन सकते हो दोस्तों, जितने आयरन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है दोस्तों, इस 4 के साथ आ जाएगा, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है। तो दोस्तों हमारे समीकरण कैसी है, संतुलित है। अगर दोनों तरफ हमारे मॉलिक्यूल सेम आते हैं, हमारे परमाणु संख्या सेम, परमाणु नंबर सेम आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि हमें समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें या क्यों करना पड़े, क्यों हम करते हैं समीकरण को संतुलित, तो हम दोस्तों इसमें पढ़ते हैं। तो किसी भी समीकरण को हम क्यों संतुलित करते हैं उसमें देखो, केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू, अब देखो दोस्तों, ऑर्डर टू satisfy the law of conservation of mass, which state that in a chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed। तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, या कि हमें रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करनी चाहिए दोस्तों, क्यों संतुलित करनी पड़ती है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार किसी अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों। जहाँ पे भी दोस्तों आप संरक्षण के नियम लग जाए, वहाँ पे आपको एक ही चीज रखनी है याद, हम उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम के अनुसार हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है कि हम द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉयड यानी कि उसको नष्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जब भी हम कोई समीकरण या समीकरण लिखते हैं या कोई भी रिएक्शन करते हैं या कोई भी प्रयोग करते हैं, तो उस प्रयोग के दौरान अगर रिएक्टों को जो जितनी भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु मास होता है, उतना ही हमारे प्रोडक्ट में भी होता है। इसीलिए हमें दोस्तों समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे।
आपको वैसे नोट्स ये है। यहाँ आगे देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप की होती है। वैसे दोस्तों हमारे पास इस मुख्यतः 5 टाइप्स 5 ही रूप की होती है, यानी कि 5 ही प्रकार की होती है हमारे पास, यानी कि 5 टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो हम बोल सकते हैं, देखो पहली रिएक्शन होती है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होती है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं हम डिकम्बिनाइट, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों, जिसमें वियोजन होता है। तीसरी हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो हमारे पास रिएक्शन आता है दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। चौथा और पांचवा जो हमारे पास आता है दोस्तों ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स, इसको जिसे हम कहते हैं उपचयन एवं अपचयन और उपापचयन। दोस्तों इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, आगे आप बने रहे हमारे साथ। तो देखो दोस्तों, इसमें पहली रिएक्शन हमारे आती है कॉम्बिनेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। हम आपकी कॉम्बिनेशन डेफिनेशन क्या देंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पे पहले समझिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि निर्माण करते हैं दोस्तों। जैसे हम बोल सकते हैं इसका सूत्र आप यहाँ पे लिख सकते हो x+y, ये दो कोई रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे क्या बनाएगा आपका एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स कॉम्बिनेशन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाते दोस्तों, सिंगल प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्जांपल के लिए हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयल होता है, जिसको आपको कोयला बोलते हैं, इसको बर्निंग ऑफ कोयला यानी कि कोयल। तो दोस्तों हमारे पास कोयला का दहन, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन मिला के क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम CO2 पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ CO2 बनती है। CO2 क्या दोस्तों, एक प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं दोस्तों, दो बना रहे हैं, मतलब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे जल का बनना, जल भी कैसे बनता है दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट्स है, दो अलग अलग पदार्थ है, दो अलग अलग सब्सटेंस है। ये क्या बना रहे हैं दोस्तों, तुम्हारा एक ही सब्सटेंस बना रही है, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसको ऐसी जो जितनी भी ऐसी अभिक्रियाएं होती है दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे एक एग्जांपल और भी है दोस्तों, जिसको तुम चूना का, जैसे जब हम चूना को पानी में भिगोते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि इस प्रकार बनता है दोस्तों। इस प्रकार हम समझ सकते हैं दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। हिंदी में भी आपके पास है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने कवर करने की कोशिश की है दोस्तों, आपको समझ में आएगा। वही अभिक्रियाएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। अब मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बता रखे हैं, एग्जांपल ऊपर से समझ सकते हो आप। तो ऐसी हमारे पास दूसरी अभिक्रिया क्या आती है दोस्तों, या अभिक्रिया का दूसरा टाइप क्या हमारे पास, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है दोस्तों एकदम संयोजन का उल्टा, यानी कि वियोजन। संयोजन में हमारे पास दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूटता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक रिएक्टेंट्स होता है और कितने और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूटता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड as a type of chemical reaction in which under suitable condition one single reactant splits into two or more than products। यहाँ पे दोस्तों हम हिंदी में भी समझ सकते हैं दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो उत्पादों का निर्माण, दो या अधिक उत्पादों का निर्माण होता है एकल अभिकारक से। यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। इसमें आगे बढ़े रहिए। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं। फिर इसका देखो सूत्र इसके लिए क्या बना सकते हैं दोस्तों, एक रिएक्टेंट्स है वो कितने अभिकारकों में टूट रहा है, दो या दो से उत्पादों में टूट रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे एग्जांपल देखो दोस्तों, जैसे हम सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट का उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, यानी कि रखते हैं, तो क्या होता है, हमारे सिल्वर और क्लोराइड क्या होता है दोस्तों, अलग अलग हो जाता है। सिल्वर हमारे पास सॉलिड रूम में ही रहता है, क्लोरीन हमारे गैस के रूम में क्या होता है दोस्तों, निकल जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, हमारे डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया होती है। यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल आपके पास दो एग्जांपल है। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड
और सिल्वर क्लोराइड दोनों का ही उदाहरण। यहाँ पे देखो सिल्वर अलग हो रहा है, क्लोरीन अलग हो रहा है, ब्रोमीन अलग हो रही है, ब्रोमाइड बन रहा है और क्लोराइड बन रहा है। क्लोराइड से ब्रोमाइड से अलग हो रहा है क्लोरीन, सब दोनों तत्व क्या हो रहे हैं दोस्तों, अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिकम्पोजिशन यानी कि हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा प्रकार आता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों विस्थापन, मतलब एक अणु दूसरे अणु में विस्थापित हो जाता है। टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्शन एलिमेंट्स डिस्प्लेस्ड अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये कहना चाह रहे ये इसमें क्या कह रहे दोस्तों कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों यानी कि तत्वों से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है दोस्तों, विस्थापित कर देता है तथा उसके यौगिक से बंध बना देता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों आयरन है, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आयरन है, कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे देखो आयरन और कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर दोस्त आयरन होता है वो कॉपर से अधिक थोड़ा सा क्रियाशील होता है, तो इसको कंपाउंड से इसको हटा के कॉपर को हटा देता है और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाता है। यहाँ पे आयरन सल्फेट बनाता है और यहाँ पे क्या कॉपर को रिलीज कर कॉपर को अलग कर देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अधिक रिएक्टिव पदार्थ होगा वो क्या कर देगा, कम रिएक्टिव पदार्थ को क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आयरन क्या कर देता, कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देता है और उसके कंपाउंड्स के उसके जो उसका कंपाउंड्स था हमारे पास जैसे SO4 था, सल्फेट था, तो इसके साथ खुद ऐड होके कंपाउंड बनाएगा। इसी प्रकार हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है दोस्तों। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक प्रकार की अभिक्रिया है इन विच द एक्सचेंज इन आयंस टेकन प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स। देखो इसमें क्या हो दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड है। यहाँ पे क्या करता है, सोडियम और बेरिलियम आपस में क्या करता है दोस्तों, एक्सचेंज कर लेता है। तो ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है दोस्तों, और ये सल्फेट बेरिलियम के साथ जुड़ जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखो ऐसे आयनों का आदान प्रदान हुआ। ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे बाद में आप इसमें देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके डेफिनेशन तैयार की है, आप इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास रिएक्शन का पांचवा प्रकार भी है, रासायनिक अभिक्रिया का पांचवा प्रकार ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो दोस्तों ऑक्सीडेशन यानी कि हमारे पास उपचयन बोलते हैं जिसको हम। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी भी अगर एलिमेंट्स के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलेंगे हम उपचयन। और हमारे पास या हाइड्रोजन हटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उपचयन बोलते हैं। ये उपचयन की घटना हमारे जीवन में होती रहती है, हमारे खाने से, हमारे डाइजेशन सिस्टम से लेकर हमारे दैनिक जीवन तक इसका काफ़ी अच्छा रोल है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है दोस्तों, हम पॉइंट से इसको लिख सकते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स से क्या जुड़ता है दोस्तों, ऑक्सीजन जुड़ता है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट्स, क्या होता है दोस्तों, जब क्या होता है रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारकों से रिमूव होता है क्या दोस्तों, हाइड्रोजन। तो ऐसे अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एग्जांपल आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन क्या हो रहा है दोस्तों, कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे दोस्तों हम उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे कॉपर भी है, कॉपर, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल कॉपर और ऑक्सीजन है, क्या बनाएंगे दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है दोस्तों, जुड़ना यानी कि हमने क्या कहा, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़े, किसी भी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़े, किसी भी एलिमेंट्स के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़े तो उसको हम कहते हैं उपचयन। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास रिडक्शन भी है। रिडक्शन में दोस्तों सेम उसका उल्टा कर देना आप, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन
हट जाएगा। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्ट्स, यहाँ वहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ रहा है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट से अभी ऑक्सीजन क्या हो रहा है दोस्तों, रिमूव हो रहा है, हट रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, सी यू ओ यानी कि कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर, कॉपर ये हाइड्रोजन क्या कर देगा दोस्तों, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और खुद के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसका अपचयन कह रहे हैं। तो ये क्या दोस्तों, हमारे पास अपचयन हो रहा है। पर लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और कॉपर से हट रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उपापचयन भी बोलते हैं या हम रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। उपचयन, अब देखो दोस्तों यहाँ पे अपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है तथा ऑक्सीजन रिमूव यानी कि हट जाता है। तो हम आगे देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसका मैं एग्जांपल ऊपर देख लिया है, फिर भी हम इसको देखते हैं, आगे देख सकते हैं आप। A reaction in which one reactant undergoes oxidation where the other gets। यहाँ पे देखो दोस्तों, रिडक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन आर टर्म्ड अस रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों हो। ऐसी अभिक्रिया को क्या है दोस्तों, उपापचयन की रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, साफ से देख लो। आपके लिए नोट्स हैं दोस्तों, आप इन नोट्स से अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए अच्छे हैंड राइटिंग के साथ नोट्स भी बनाए हैं। हैंड राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, बट पहचानने में आ रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखो हमारे पास रिडॉक्स के हमारे पास एग्जाम्पल है, रिडॉक्स का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सेम वही एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ भी रहे हो और घट भी रहे हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यानी कि हम क्या कहेंगे इसको, उपापचयन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, उपापचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों हम अब किसके, फिर भी इसके बाद भी कुछ टाइप्स रह जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, हमें देखो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं दोस्तों। अगर हीट के अकॉर्डिंग हम बात करें, एक होता है एक्सोथर्मिक होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों इंडोथर्मिक। एक होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है दोस्तों इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मशोषी अभिक्रिया। अब देखो दोस्तों ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको इस प्रकार से बताया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। Reaction in which heat is released along with formation of products in called exothermic reactions। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बने ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है या कहलाता है। कहलाती भी लिख सकते हैं आप, कहलाती भी लिख सकते हैं, जो आपके यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल हम देखेंगे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस का दहन। देखो दोस्तों नेचुरल गैस यानी कि हमारे पास क्या है, CH4 है, मीथेन है, प्लस ऑक्सीजन को हम साथ में दहन करेंगे तो हमारे पास CO2 और पानी जल बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा, यानी कि हम क्या उसको ऊर्जा से डिनोट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा भी निकलती है। तो ऐसे हमारे पास देखो दोस्तों रेस्पिरेशन, इसका दूसरा देखो रेस्पिरेशन का भी हमारे पास उदाहरण है, रेस्पिरेशन ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, और इसमें भी क्या होता है दोस्तों, हीट निकलती है। ऐसी हम बात करेंगे ऊष्मशोषी की। ऊष्मशोषी अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों इंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स ऑब्जर्व्ड हीट, ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, ऑब्जर्व मतलब लेते हैं दोस्तों, अवशोषित करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी सराउंडिंग में हमारे आसपास से। तो जिन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या ऊष्मा की जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा दी जाती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्मा शोषी बोलते हैं, ऊष्मा का शोषण हो रहा है दोस्तों। जैसे हमारे क्या दोस्तों, CO2 प्लस दोस्तों यानी कि जल, जिसको अगर हम
इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, सनलाइट की उपस्थिति यानी कि हीट, ये सनलाइट का दोस्तों हीट, तो हीट इसमें क्या हो रही है, बाहर से इंक्लूड हो रही है, बाहर से आ रही है, तो ये क्या बना दोस्तों, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ये हमारे पौधों में भी होती है अभिक्रिया, इसको हम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं दोस्तों जिनमें हीट को देना पड़ता है, हीट के बिना या हम बोल सकते हैं हीट के बिना वो पूरी नहीं हो सकती, या हीट उनके लिए बहुत जरूरी होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं क्या बोलते हैं दोस्तों, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। आपको आई होप आपको दोनों उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, इंडो थर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार सकते हो, देखो आपके अच्छे से नोट्स है, इस बार आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये भी बहुत जरूरी है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की होगी दोस्तों, इसमें देखो दोस्तों एजी सिल्वर और क्लोराइड सनलाइट की वस्तु में तोड़ते हैं। ये भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार से उष्मा शोषी का ही उदाहरण है दोस्तों। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो इसमें फोटोग्राफी होती है, इसी प्रकार हम इसको देख सकते हैं। जो भी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है इन्हीं कंपाउंड को लेके ही होती है। अब देखो दोस्तों हमारे पास लास्ट, अब इसके बाद आता है दोस्तों कोरिजन आता है, संक्षारण आता है। कोरिजन मतलब संक्षारण। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब किसी मेटल में ऑक्सीजन या अपचयन या उपचयन या क्षार या अम्ल की उपस्थिति में कोई आता है, या नमी के संपर्क में कोई आता है, तो वह क्षरण हो जाता है, यानी कि वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संक्षारण। किसी भी मेटल का धीरे धीरे से नुकसान हो जाना, खत्म हो जाना, उसी को हम संक्षारण कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं when a metal is exposed to moisture मतलब नमी, एरिया, एसिड भी होती है दोस्तों, से अम्ल की उपस्थिति में भी आए, मैंने बोला दोस्तों अभी अम्ल की उपस्थिति में भी आए तो संचारण हो जाता है। ETC यानी कि इत्यादि, क्षार हो गया दोस्तों, हमारे अन्य चीजें भी। फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ, देखो दोस्तों यहाँ पे लेयर बन जाती है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की लेयर्स बन जाती है। इस फॉर्मेट विच वीकनेस, ये क्या दोस्तों, वीकनेस आ जाती है, उसमें कमजोरी आ जाती है। द मेटल एंड हेंस मेटल इज स्वेल्ड टू बी कोरिजन। इसको हम क्या दोस्तों, स्वेल्ड मतलब इसको क्या कहेंगे हम, कोरिजन, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, संचारण होना कहेंगे। किसी भी धातु को दोस्तों, अगर हम बात करें लोहे की, तो लोहे में रस्टिंग यानी कि जंग लगता है, तो ये भी क्या एक संचारण है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं एग्जांपल थोड़े से पढ़ लेते हैं। जब कोई धातु किसी नमी वाले स्थान या हवा, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है, तो वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्रो या ऑक्साइड की परत बना लेती है। तो क्या बना लेती है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की परत बना लेती है, जिससे वह कुछ समय बाद कमजोर होने लगता है, जिसे संचारण कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमारे पास एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। सिल्वर यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, ब्लैक व्हाइटिंग ऑन सिल्वर, यानी कि सिल्वर जिसको हम चांदी बोलते हैं, काली परत चढ़ना, तांबा पर हरी परत चढ़ना। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, संचारण होता है। संचारण आप समझ गए दोस्तों, कोरिजन आप समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं दोस्तों। इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक जो होता है रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधिता। दोस्तों इसको सिंपली समझना है, जब भी किसी, जैसे हमारा कोई खाना रह जाता है लंबे समय तक उसको हम रखते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन रिएक्शन कर देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन बना देता है। तो वो क्या कर देता है, वो खाने के रंग, उसकी गंध, उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। उसको जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता बोलते हैं। उसकी गंध, स्वाद में परिवर्तन आना और रंग में परिवर्तन आना उसको रेंसिडिटी कहलाता है। अर्थात हम दोस्तों कह सकते हैं, जब हम किसी तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक हवा में रखते हैं या हवा के संपर्क में रखते हैं, तो वो क्या कर देते दोस्तों, रेंसिडिटी कर देते हैं, यानी कि विकृत गंधिता हो जाता है। अर्थात दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ेंगे, when the substance containing oil and fat are exposed of air, they get oxidates and हम देखो oxidates and become rancid due to, देखो दोस्तों, rancid due to which their small, जिसमें स्मेल हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगा, एंड कलर
चेंज दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यहाँ पे देखो दोस्तों, सिंपल सी समझने वाली बात है, इसको क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी कहते हैं, जिसमें क्या हो जाए दोस्तों, कलर, टेस्ट और हमारे क्या हो जाए चेंज, टेस्ट, कलर और स्मेल चेंज हो जाए दोस्तों, स्मेल, टेस्ट और कलर चेंज हो जाए, ऐसी ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेंसिडिटी कहते हैं, यानी हम कहते हैं उसको विकृत घनता। आई होप दोस्तों आपको आखिरी टॉपिक समझ में आया दोस्तों। दोस्तों इसके अगर आपको प्रश्न उत्तर भी चाहिए होंगे इस एनसीईआरटी से, तो आप हम यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। और बाद में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप बता देना कमेंट में। और दोस्तों अगर आपको वैसे मैं इसको आपको एक बार फिर से रिवीज करवा, यहाँ से रिवीजन करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड सेमीकंडक्टर। दोस्तों इसमें हम देखते जाइए, अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में मार सकते हो, मैं आपको पूरे नोट्स बता दूंगा। यहाँ पे आप देखते जाइए, यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में भी मार सकते हो। मैंने पूरे टॉपिक आपके पूरे टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप दोस्तों अगर आपको कोई अगर टॉपिक ऐसा लगता हो जो यहाँ से छूटा हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक में दोबारा वीडियो बनाऊँगा। ये हमारी बैलेंस थ्योरी दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न में आता रहता है। और ये आपकी 5 रिएक्शन, इनको भी आपको अच्छे से एग्जाम्पल सहित याद रखना है। देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से तैयार रखना है। इस पैड के आपके सभी नोट्स लगभग तैयार हैं, सभी टॉपिक्स लगभग मैंने कंप्लीट किए हैं। तो आपको अगर आपको लगता है कुछ छूटा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट मार के अपना लिख सकते हैं दोस्तों आसानी से। आपको दोस्तों यही लिखना है, आपको सबसे अच्छे नोट्स, इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इसी प्रकार से अपने नोट्स बना के लिखने हैं दोस्तों। अगर आपको इस पार्ट के प्रश्न उत्तर भी चाहिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए दोस्तों, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं दोस्तों इस बात। इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो वॉच की। इसी के साथ दोस्तों आपकी क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पूरा कवर होता है। इसी प्रकार आपने पढ़ना है, इसी नोट्स से टॉपर भी पढ़ते हैं। ये एक टॉपर से ही नोट्स को मतलब एक टॉपर के हिसाब से ही नोट्स बनाया गया है। इस प्रकार से आप पूरे इनको अच्छे से अगर याद करोगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं दोस्तों। इन्हीं टॉपिकों को आपने अच्छे से जानना है। आप इसमें मुझे पर्सनल संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको शुभकामनाएं, बोर्ड की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको बोर्ड में अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय।